सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, सबको मंत्रालय भी सौंप दिए गए, लेकिन मंत्रालय सौंपते ही सम्राट चौधरी ने यह बता दिया कि भाई सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है और सब लोगों को उसके हिसाब से काम करना ही होगा। मंत्रालय का सुख भोगने के लिए आप नहीं आए हैं, आपको प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, काम करना होगा और काम पर ध्यान देना होगा। बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने साफ साफ फरमान जारी कर दिया कि भाई जितने मंत्री लोग हैं सोच समझकर बयान देंगे और मीडिया से दूरी बना करके रखेंगे। साफ तौर से जो बीजेपी के काम करने की शैली है, जिस तरीके से कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करती रही है बीजेपी, वैसा ही कुछ जो है अब सम्राट चौधरी ये जता रहे हैं कि अब सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा बीजेपी चाहती है। और हो सकता है कि ये निर्देश ऊपर से दिल्ली से भी इन्हें मिला हुआ हो। तो आने वाले दिनों में किस तरीके से अब आगे मंत्री काम करते नजर आएंगे, किस तरीके से सम्राट चौधरी से काम करवाते हुए नजर आएंगे, ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। आज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ गए हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर साहब। स्वागत है आपका। धन्यवाद सुरजीत जी। तो जिस तरीके से मंत्रिमंडल गठित होते ही, मंत्रालय मिलते ही बैठक बुला ली जाती है एक अणे मार्ग में, और जिस तरीके से सम्राट चौधरी बहुत साफ तौर से, बहुत खुले तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, नई नई योजनाओं पर काम करना होगा। और पहले से जो 2-3 कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें जो तमाम गाइडलाइंस तैयार किए गए उसके हिसाब से चलना ही होगा। यानी कि हमें अब विकास की बात करनी है, राजनीति हमने बहुत कर ली, अब डबल इंजन की सरकार है तो उसका असर भी दिखना चाहिए। इसी वादे के साथ में सरकार आई है और खास तौर से जिस तरीके से पहली बार बीजेपी की हुकूमत कह सकते हैं इसको, इनका जो सम्राट चौधरी पहली बार जो बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसका असर भी दिखना चाहिए। क्योंकि अपेक्षा है, संघ की भी अपेक्षा है, बीजेपी की भी अपेक्षा है कि ये नीतीश 2.0 सरकार बनकर के ना रह जाए, बल्कि इस छवि से बाहर निकलना होगा। और इस छवि से बाहर निकलने की छटपटाहट अब सम्राट चौधरी के बयानों में और उनके निर्देशों में नजर आ रहा है। तो दीपक साहब, क्या ऐसा लगता है कि जो आने वाला वक्त है वो वैसा ही होगा जैसा जो पीएम मोदी अपने काम करने के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से सीएम योगी काम करने के लिए जाने जाते हैं, क्या वैसी ही कार्यशैली अब बिहार में भी देखने को मिलने वाली है? जी जी जी, देखिए आपने एक साथ 2-3 सवाल रखे और उनसे पहले की एक पृष्ठभूमि, शायद हमने जो अपनी पिछली हमारा कन्वर्सेशन हुआ था उसमें हमने ये बात कही थी नई सरकार के गठन से पहले कि नई सरकार समावेशी होनी चाहिए। बड़ा अच्छा नजर आया कि वो सरकार समावेशी नजर भी आई, उसमें युवा ऊर्जा भी नजर आई और उसमें अनुभव का भी समावेश हुआ। लेकिन उसमें एक छवि कहीं ना कहीं राजनीतिक वाली जो थी वो नजर आई। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे अपॉइंट हुए कि उनसे बेहतर उन पदों पर दूसरे कैंडिडेट हमारी पूरी सरकार में थे। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन वो सर्वविदित है कि कौन कौन लोग हैं, जो उसमें कुछ महिलाएं भी हैं और उसमें कुछ पुरुष भी हैं। वो जातिगत समीकरणों से आए, वो क्षेत्रीय समीकरणों से आए या वो नीतिगत समीकरणों से आए, वो अलग बात है, लेकिन और बेहतर कैबिनेट हो सकती थी। एक चीज। दूसरी चीज, आपने अपने आज जो हमारे इस शो का वो है कि मीडिया से दूरी की सलाह, उसमें एक अमेंडमेंट मैं ये करना चाहूंगा। सम्राट चौधरी ने ये साफ कहा है कि आप मीडिया के सामने बयान दें तो पहले उस विषय की पूरी अच्छे से नॉलेज लें। आप कहने के लिए उलझुल बयान ना दे दें, उस विषय से संबंधित आपके पास विस्तृत जानकारी होनी ही चाहिए। बेवल मीडिया के सामने जाकर अधकचरे बयान देने से कई बार सरकार की भी कच्ची होती है और आगे की योजनाएं जो होती हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। तो सरकार ने इस बार ये बात, जैसा हम पहले की डिबेट में, हम 2-3 डिबेटों में ये बात साफ कह चुके हैं, इस बार कैबिनेट पहले से अलग नजर आएंगी, कामकाज का तरीका नजर अलग आएगा, लेकिन बहुत से फैसले अभी भी कुछ ऐसे हैं, जैसे हमने पीछे कहा था कि भाई इस बार एक मास्टर प्लान पहले से तैयार है, उसके एग्जीक्यूशन के लिए इस बार जितने भी मंत्री होंगे वो एज ए सीईओ की तरह काम करेंगे। और देखिए वो नजर भी आया। सरकार गठन होती है, सरकार गठन होने के नया जो कैबिनेट गठन होता है, नए कैबिनेट के बाद जैसे ही मंत्री अपने अपने कार्यालयों में गए, उन्होंने शिष्टाचार भेंट
अपने ओएसडी जितने भी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी थे उनके साथ की। उसके बाद लगभग लगभग हर मंत्री ने अपना एक बयान जारी करा, और वो बयान बिल्कुल ऐसा था जैसे उनको पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत कहा गया हो। पर्यटन मंत्री कहते हैं कि वो रोजगार के लिए ऐसा कर देंगे, इतने लाख का रोजगार देंगे, ऐसा होगा। मिथिलेश तिवारी शिक्षा पकड़ते हैं तो वो अपनी एक पूरी व्यवस्था अपनी बता देते हैं। इवन निशांत कुमार भी बताते हैं कि कैसे अब स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे बदलाव होंगे। लेकिन ये बात तय है कि पहले से पूर्व निर्धारित बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब इन सभी मंत्रियों को एज ए सीईओ की भूमिका में आकर, एज ए एक्टिव मोड में आके, अभी एक्टिव और पैसिव वाला मोड खत्म हो जाएगा, अब केवल एक्शन ही एक्शन नजर आ सकता है। केवल और केवल सरकार में ये लोग काम करते नजर आएंगे, भाग दौड़ करते नजर आएंगे। आपका एक और सवाल, जो तीसरा सवाल था कि क्या ये एग्जीक्यूट प्रॉपर होता हुआ नजर आएगा। देखिए, मैं फिर कहूंगा, ये बिहार है, यहां थोड़ी सी रफ्तार स्लो थी, लेकिन अब जो कैबिनेट है वो स्पीड बढ़ाएगी। वो स्पीड कितनी तेजी से बढ़ती है, वो कैसी व्यवस्था में बढ़ती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सभी मंत्री, सभी विधायक इस बार एक कसे हुए तीर की जैसे प्रतिंदा कसी जाती ना, ऐसे कसे हुए रहेंगे, उनमें ढील नहीं होगी। और मोदी सरकार की और मोदी के मतलब भाजपा सरकारों की अधिक ये होती है कि फैसले एक सेंटर से होते हैं, उनके एग्जीक्यूशन के लिए लोगों को रखा जाता है, वो चाहे मंत्री हो चाहे वो विभागीय लोग हों, पर वो कसावट नजर आती है। कुछ एक जगहों पर हल्की फुल्की ढील हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सम्राट चौधरी को, क्योंकि प्रूफ भी करना, और देखिए इस बार निशांत को भी प्रूफ करना ही करना पड़ेगा। इन्होंने, जेडीयू ने जिस तरह से निशांत पे हमला बोल दिया है, ओपन बोलने लगे हैं कि भाई आप नीतीश कुमार पे हमला बोलते हुए कह दिया ना उन्होंने कि आप तो लगातार परिवारवाद के खिलाफ की बात करते थे, आप कैसे लेके आ गए, और बिना जीते आदमी को, बिना उसके, जिसको कुछ समय पहले आप सियासत में लाए, उसको आपने डायरेक्ट मंत्री पद दे दिया। तो ये क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा दबाव हर विधायक पे, हर मंत्री पे इस बार रहने जा रहा है, और ये भी बहुत तेजी से नजर आएगा। जो आदमी काम नहीं करेगा उसको समय रहते सिस्टम से आउट भी किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से पहले से भी इनकी जो कार्यशैली जानी जाती है बीजेपी की, कि ये वर्क रिपोर्ट मांगते ही मांगते हैं। कोई भी मंत्री है, अगर वो काम कर रहा है तो परफॉर्मेंस क्या रहा, उसकी रिपोर्ट बार बार तलब की जाती है। वो ना केवल राज्य स्तर पर बल्कि केंद्र स्तर पर भी ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और जिस तरीके से बीजेपी ब्यूरोक्रेसी को काबू में करने के लिए जानी जाती है, जिस तरीके से बीजेपी कॉर्पोरेट कल्चर के लिए जानी जाती है, लेकिन बिहार में मामला कुछ अलग नजर आ रहा है। क्योंकि जब 2017 में योगी सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने भी कोशिश यही की थी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ब्यूरोक्रेसी को सीधे सीधे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और यही वजह है कि यहाँ पर कई बार सरकार को निर्देश देना पड़ता है कि भाई जो भी ब्यूरोक्रेट हैं वो सांसदों का, विधायकों का, सबका सम्मान करें, प्रतिनिधियों का सम्मान करें। और नाराजगी भी इसी बात को लेकर के उत्तर प्रदेश में देखा गया कि भाई जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो मुखिया है, जो प्रधान है, तमाम लोग जो होते हैं, उनके प्रति जो है ब्यूरोक्रेट्स जो है थोड़े से उदासीन नजर आते थे। तो क्या ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से विजय सिन्हा जो कि पुराने नेता रहे हैं बीजेपी के, और जब वो ब्यूरोक्रेट के हिसाब से काम करते हुए नजर आते हैं, जब वो एक कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हुए नजर आते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने तमाम सख्ती बरतनी शुरू की, तो उसका अंजाम देखने को मिला। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं, हड़ताल कर देते हैं, और तमाम तरह की कोशिशें की जाती है विजय सिन्हा की तरफ से, लेकिन वो मानते नहीं है। और ऊपर में बैठे हुए जो प्रधान सचिव सीके अनिल साहब है, उन्होंने भी सख्ती की, बाद में उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन माने नहीं। तो ये चुनौती भी बड़ी चुनौती है कि ठीक है, काम करने के लिए तो मंत्री लोग तैयार हैं कि ठीक है, हम जैसा सम्राट चौधरी कह रहे हैं, जैसा फरमान जारी कर रहे हैं, जिस तरीके से कार्यशैली रही है बीजेपी की, उस तरीके से काम कर लेते हैं। लेकिन क्या वाकई ये जमीनी हकीकत बन पाएगी? क्योंकि बड़ी चुनौती है ब्यूरोक्रेट से निपटना। दूसरी बात, जी बिल्कुल, जी हाँ, जो शैली भी रही है कि देखिए, जातीय समीकरण का बड़ा ध्यान रखा जाता है। कई बार देखा जाता है कि तबादलों में इसका ध्यान रखा गया है कि जातीय समीकरण को तबादलों में भी, ब्यूरोक्रेट्स में भी कहीं पे जो इंपॉर्टेंट जगह है, जो की पोस्ट माने जाते हैं, वहां पर भी जातीय समीकरण देखने को मिलता है, क्षेत्रीय समीकरण देखने को मिलता है। तो ये वो तमाम चीजें जो विरासत में मिली है सम्राट चौधरी को। इससे पहले भी 2 दशक की सरकार नीतीश बाबू की रही है, सुशासन बाबू के नाम से जाने गए और बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाया। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी आते हैं,
वैसे ही सब तरफ थोड़ी सी असहजता देखी जा रही है कि ये जो नौकरशाह लोग हैं वो हर जगह पर सपोर्ट करेंगे इस सरकार का, इसमें बड़ा सवाल उठेगा। दूसरी बात, मीडिया से आप रूबरू नहीं होंगे। जिस तरीके से केंद्र में देखा गया कि मोदी सरकार से पहले जो भी सरकारें रही उसमें मीडिया के साथ इंटरेक्शन बहुत होता है मंत्रियों का, लेकिन जब से मोदी सरकार बनी धीरे धीरे वो इंटरेक्शन कम होता चला गया। मीडिया में आप भी बहुत पुराने हैं, अनुभवी हैं, मैं भी बहुत दिनों से इस मीडिया को देख रहा हूं। एक वो दौर भी था जब हमारी पहुंच सीधे सीधे मंत्रालय में हुआ करती थी, मंत्री साहब से जाकर के जी बैठकर जी बातचीत होती थी, कई योजनाओं पर बातचीत होती थी, क्या करने वाले वो सारी चीजें बताते थे। लेकिन आज वो पहुंच खत्म हो चुकी है। मंत्रालय तक पहुंचना तो दूर की बात, अब मंत्रालय के आगे मंत्री साहब बयान नहीं ले सकते। यानी कि एक जी तरीके से एक कर्टेन डाल दिया गया है और वैसा ही कुछ अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चलिए केंद्र में तो उसका पालन हो गया, लेकिन जो बहुत से बड़बोले नेता हैं बिहार में जो अपने आप में स्वयंभू माने जाते हैं, वो भी मंत्री के तौर पर इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो सम्राट चौधरी जिस तरीके से कड़ा रुख अख्तियार कर रहे हैं, जिस तरीके से निर्देश दे रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पल को बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं जो बीजेपी की कोटे से आए वो तो बात मान ले, लेकिन क्या जेटीयू के जो मंत्री हैं वो इनकी बात मानते नजर आएंगे? क्या निशांत कुमार ये बात मान लेंगे? क्या अशोक चौधरी ये बात मान लेंगे? क्या विजय चौधरी ये बात मान लेंगे? क्या विजेंद्र यादव ये बात मान लेंगे? ये बड़ा सवाल है। तो क्या इसके कारण जी ये भी बिल्कुल। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ मतभेद आए, कुछ खटपट हो, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। तो पूर्ण बहुमत की सरकार में तो आप इस तरह के बयान दे सकते हैं, फरमान जारी कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार में क्या ये पूरी तरीके से लागू हो पाएगा? जी। जी, आपने जो सवाल पूछे वो बिल्कुल इस मौके की नजाकत को देखते हुए बहुत अहम भी है। देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भी जिक्र करा। योगी सरकार को लेकर लगातार ये कहा गया कि वहां संगठन और सरकार के बीच तनातनी है, मतभेद है, और लगातार ये कहा गया कि वहां ब्यूरोक्रेसी हावी है, वहां मंत्रियों की, विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जाती। वहां अकेली भाजपा की सरकार थी। लेकिन जब संगठन और सरकार में तालमेल नहीं बन पा रहा था तो उसका कारण यह हुआ कि बहुत से भाजपा के विधायक ही अपनी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पे बैठ गए कि अधिकारी लोग हमारी सुन नहीं रहे। देखिए, अब चुनावी साल आ गया है तो एक शासनादेश कल में ही जारी हुआ है कि हर आईएएस, हर आईपीएस को अपने अधिकारी की, अपने मंत्री की, अपने विधायक की, जनप्रतिनिधि की बात सुननी ही होगी, उनके फोन उठाने ही पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले ये आदेश आया क्यों? क्या किसी को मना किया गया था जो अब उठाने पड़ेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ऊपर सरकारी उससे कुछ एक दिशा निर्देश दिए गए थे, भाई सबकी सुनोगे तो अधिकारी काम नहीं करेगा। और ये भी तय है कि मंत्री पद का फायदा लेते हुए कई बार एक दबाव की राजनीति की जाती है, अधिकारियों पर भी दबाव बनाया जाता है और नैतिक और अनैतिक दोनों ही तरह की चीजों में कहीं ना कहीं प्रेशर गेम भी बनता है। वहां यूपी की हम बात कर रहे हैं तो यूपी में पूरी भाजपा की सरकार थी, कोई गठबंधन की सरकार नहीं थी, प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनी हुई है। वहां संगठन उसमें होने के बावजूद इतना खेला वहां हुआ। अब आप बात कर रहे हैं बिहार की, जहां जदयू अभी इक्वल है, जहां सरकार बनने के साथ साथ ही बड़े बयान दिए जाते हैं कि निशांत कुमार क्योंकि आगे बड़ी भूमिका निभाएंगे इसलिए उन्होंने अभी मंत्री पद ले लिया है। हम जो है वो अलग से में कहती है। चिराग पासवान का मिशन 2030 ये सबको पता है, उन्होंने खुल के बोला था कि भाई आगे मिशन 2030 के लिए मैं तैयार हूं। तो यहां बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि कैसे सबको एक छाते के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे सबको कैसे बांध के रखना है। उसको लेके शायद कोई नीति निर्धारकों ने कोई एक व्यवस्था बनाई है, कोई एक प्रणाली बनाई जिसके तहत सिंगल डायलॉग सिस्टम रखा जाए ताकि एक विभाग का एक स्टेटमेंट आए, चाहे वो मंत्रालय से आए, उसके मंत्री से आए, उसके सेक्रेटरी से आए, पर स्टेटमेंट एक हो। और यही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि भाई पहले आप विषय से संबंधित पूरी विस्तृत जानकारी ले लें, आधे ज्ञान के साथ कोई भी बयान ना दें। ये कहीं ना कहीं ये हिडन तरीके से बोला तो यही गया है कि मीडिया से थोड़ी अपनी दूरी बना के रखिए। मीडिया से दूरी बना के रखने से समाधान तो चीजों का नहीं निकलेगा। और जब इस तरह के होंगे, आपने सही बात कही कि शायद जदयू अभी सुनने वाले मूड में नहीं हो। अभी नया नया बड़ा भाई एकदम से छोटे रूप में आया है, पूरे बिहार को उनका अपना लगता है कि भाई ये तो हमारा प्रदेश है। और भाजपा जो आई है ये छोटे भाई के तहत हमारे साथ आई थी और इस बार हमने इन्हें मौका दिया, जैसे उन्होंने अपने आधिकारिक स्टेटमेंट में भी कहा जीडी में
कि पीछे हम छोटे थे, हमारी सीटें कमाई थी, इन्होंने बड़प्पन दिखाया था, इस बार हम बड़प्पन दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बराबर बराबर सीटें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। इस बार हम बड़प्पन दिखा रहे हैं और हम भाजपा को सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं। तो ये गतिरोध आगे सामने आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गतिरोध सामने नहीं आएंगे और जेडीयू ज्यादा समय तक दबाव अपने ऊपर महसूस करेगी, तो बिखराव जेडीयू के अंदर भी होगा और गठ ये है, ये ऐसा होगा, आपको आने वाले दिनों में ऐसा भी नजर आएगा। जी सुनिए जी। जी, और दूसरा ये भी है कि भाई देखिए, पहले से ये ऐलान किया गया था, या यूं कहें कि ये घोषणा की गई थी कि भाई नीतीश कुमार भले केंद्र की राजनीति करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो भी आदेश आएगा, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उसमें नीतीश कुमार के सलाह मानी जाएगी, उनके निर्देश को माना जाएगा और उनके हिसाब से ही सारा काम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होता है, मंत्रालय सौंप दिए जाते हैं, वैसे ही फरमान जिस अंदाज में सम्राट चौधरी ने दिया, उससे साफ साफ लग रहा था कि अब वो सारी औपचारिकता सरकार बनने से पहले जो निभाने की बात की गई थी, अब वो औपचारिकता सामने निभाई नहीं जाएगी। हालांकि जो जिस वक्त शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस वक्त थोड़े अलग थलग दिख रहे थे नीतीश कुमार, तो इस मौके की नजाकत को समझा था उस वक्त पीएम मोदी ने, बाकायदा उनको मंच पर बुला करके बड़ी आत्मीयता से मिले थे पीएम मोदी, और ये जताया था कि आपकी अहमियत कम नहीं हुई है। आप भले यहाँ मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप केंद्र में आ चुके हैं, लेकिन आपकी अहमियत यहाँ पर हमेशा रहेगी, आपको हमेशा तवज्जो दिया जाएगा। तो ये संदेश पीएम मोदी की तरफ से तो दिया गया, लेकिन क्या जो 2 दशक तक राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका है, सुबह की बागडोर जिसके पास थी, अचानक से अगर इस तरीके से आगे निकल करके सम्राट चौधरी आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं खटका तो लगेगा नीतीश कुमार को भी। और जिस तरीके से साफ तौर से सम्राट चौधरी ने कह दिया कि आप लोग अब फोकस कीजिए काम पे, कोई बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग फोकस कीजिए, नई योजनाएं कैसी लाई जाए उस पर ध्यान दीजिए, विकास के काम कैसे होंगे उस पर ध्यान दीजिए, और मुझे सबकी रिपोर्ट चाहिए। तो उससे सीधा सीधा ये लग रहा था कि सम्राट चौधरी अब उस नीतीश 2.0 सरकार जो कही जा रही थी, इससे उस छवि से बाहर निकलना चाहते हैं। ये दिखाना भी चाहते हैं कि भाई सरकार बीजेपी की है, संघ के विचारधारा वाली सरकार है, और अगर इस दौरान जेडीयू इधर उधर करने की सोचती भी है, तो हो सकता है कि इसका असर आने वाले दिनों में विकास के ऊपर पड़ता हुआ नजर आए। लेकिन अब सम्राट चौधरी, पिछले दिनों हम लोग बात भी कर रहे थे कि भाई कैबिनेट की बैठकें लगातार हो रही है, जबकि कैबिनेट का भी गठन हुआ नहीं है उस तरीके से, केवल मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लगातार कैबिनेट की बैठक हो रही थी, उसमें बड़े बड़े फैसले लिए गए, और दिखाया तो यही गया कि भैया दोनों जो डिप्टी सीएम है, जो सीएम है, तीनों मिल बैठ करके ये फैसले ले रहे हैं। लेकिन ये बात भी साफ तौर से नजर आ रही थी, जो तमाम फैसले लिए जा रहे थे उसमें, कि भाई कभी 22 एजेंडे का फैसला लिया गया, कभी 63 एजेंडे का फैसला लिया गया, कभी और भी तमाम एजेंडों पर बातचीत की गई, तो उसमें छाप तो नजर आ रही थी कि नीतीश कुमार की भी छाप है। और साथ ही जो पीएम मोदी की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, तो उनकी विचारधारा भी नजर आ रही थी उसमें कि भैया हर हाल में हमें विकास करना है। इसका एग्जाम्पल भी दिख रहा है, जिस तरीके से अगर हम असम की बात करें, तो असम में जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, तो वो जिस तरीके से लगातार तीसरी बार उस पे मुख्यमंत्री बनते हैं, और जिस तरीके से वो विकास के लिए जाने जा रहे हैं, और साथ ही जो दूसरी राजनीति है वो भी साथ साथ चलती रहती है। लेकिन सम्राट चौधरी की माने तो जिस तरीके से गृह मंत्रालय को लेकर के, जब वो डिप्टी सीएम थे, गृह मंत्रालय को लेकर के बड़े बड़े आदेश दिए, और तमाम जीरो टॉलरेंस की बात की, करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की बात की, क्राइम के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की बात की, कम्युनिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की बात की, और उसका असर होता हुआ नजर भी आया। हम खास करके अगर हम सीमांचल वाले इलाके में देखें, जिन दिनों जहां पर अमित शाह वहां पर गए थे, वहां पर जाकर उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए थे कि किस तरीके से सीमांचल को बांधने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही है, और वहां पर जिस सख्ती के साथ में सम्राट चौधरी काम करते नजर आए, तो उस वक्त तो चलिए डिप्टी सीएम थे, वो अपने हिसाब से काम करवा कर ले गए, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर की भूमिका में है, मुख्यमंत्री की भूमिका में है। अगर वो ये चाहते हैं कि मेरे ही तर्ज पर सारे जो मंत्रिमंडल के मंत्री हैं वो काम करते नजर आए, तो ये एक बड़ी चुनौती भी होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि सरकार अकेले की नहीं है बीजेपी की, और आने वाले दिनों में जो तमाम कार्य योजनाएं तैयार कर ली है, जो एजेंडा तय कर लिया है,
भले ही अभी सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग नए प्रोजेक्ट्स तैयार कीजिए, नई योजनाएं बनाइए और वो लेकर के आइए, तो हो सकता है कि एक तरीके से टेस्टिंग चल रही हो। सम्राट चौधरी ये जानना चाह रहे हैं कि भाई जो नए मंत्री बने उसमें कितना कैलिबर है, कितनी योग्यता है, वो कुछ नया कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सम्राट चौधरी को भी पता है कि अगले 1 साल का तो रोड मैप उन्होंने तैयार कर दिया है। जो घोषणाएं कर दी है उन्होंने, उन घोषणाओं पर तो काम करते करते 1 साल का वक्त निकल जाना है। तो 1 साल के बाद क्या योजनाएं होंगी, किस तरीके से नए प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएंगे, शायद ये होमवर्क अभी से मंत्रियों को दिया है। और साथ ही ये भी तय है कि जेडीयू का तो खैर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी के जो तमाम मंत्री बने हैं उसकी बागडोर सीधे सीधे सम्राट चौधरी के हाथ में होगी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में भी ये बात समझ में आ गई कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था, कयास लगाया जा रहा था इनफैक्ट कि सम्राट चौधरी पपेट के तरीके से काम करते नजर आएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में जिस तरीके से उन्होंने अपने पसंद के लोगों को भी शामिल कराया, उसे ये बात समझ में आ गई कि ऐसा कुछ नहीं है। सम्राट चौधरी को पूरी अथॉरिटी दी गई, पूरी खुली छूट दी गई है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि आप काम कीजिए और काम करवाइए। और ये भी हो सकता है कि सम्राट चौधरी के सामने एक टारगेट फिक्स कर दिया गया हो कि भाई आप अपनी छवि को यहाँ पर बेहतर बनाइए, अपनी छवि जिस तरीके से बाकी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की है उस तर्ज पे अपनी छवि बनाइए, ताकि आने वाला इलेक्शन जो है उसमें बीजेपी एक बार फिर से बड़े भाई की भूमिका में रह सके। एक चुनौती भी, बड़ी चुनौती सम्राट चौधरी के सामने है कि काम भी करवाना है और राजनीतिक बेनिफिट कैसे मिले, पॉलिटिकल बेनिफिट कैसे मिले, ये भी आपको देखना है। जी दीपक जी, लेकिन सुरजीत जी, अगर आपने पूरे कैबिनेट का स्वरूप देखा हो तो उसमें स्वरूप में आपने ये भी देखा होगा कि बीजेपी ने अपने जिन कैंडिडेटों को जो जो मंत्रालय दिए हैं, वो जो जेडीयू के हैं, वो जो लोजपा के हैं, वो जो हम के हैं, उनको क्या मंत्रालय दिए। देखिए, पंचायत राज किसे दिया, दीपक को। हाँ, आपने देखा होगा गन्ना किसे मिला, गन्ना मिला संजय पासवान को। संजय पासवान जिस पार्टी के नेता हैं, लोजपा के जिस टाइम चिराग पासवान है, उनके पास क्या है। तो कहीं ना कहीं वो कोरिलेट करते हुए आगे का लॉन्ग टर्म तो बनाया गया है। लेकिन अब आप मिथिलेश तिवारी को देखिए, उन्हें शिक्षा दिया गया। आप बहुत इंपॉर्टेंट एक जो रोल था, ये लगातार ये बातें हो रही है कि भाई विजय कुमार सिन्हा को क्यों दंड मिला, क्या ये दंड है, क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले मुद्दा गर्म है जो अपना किया है, उस मुद्दा गर्म है में भी हमने ये विस्तार से इस वाली रिपोर्ट को रखा है कि विजय कुमार सिन्हा को क्या सही में सजा मिली है या इनको बीजेपी ने एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत इन्हें कृषि दिया गया है। तो मेरा तो असेसमेंट यही है कि इन्हें लॉन्ग टर्म असेसमेंट के तहत इन्हें ग्रामीण भारत से जोड़ने के लिए इन्हें कृषि दिया गया, क्योंकि जिस तरह से देखिए लगातार आपके हाईवे बन रहे हैं, वहां एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वहां जिस तरह से शुगर मिल आने वाले समय में आने वाली है और उससे रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री वहां आने वाली है, उसमें बहुत बड़ा रोल एक कृषि का हो जाएगा। बिहार की आधी जनसंख्या कृषि आधारित है और वहां बहुत उपजाऊ भूमि भी है। अगर आप पूरे सीन सिनेरियो को वहां का देख रहे हैं तो उसमें यह बात तो नजर आती है ना कि भाई बिहार किस तरह से एकदम से नए अपने स्वरूप में गुथता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर वो गुथता नजर आ रहा है तो उसमें विजय कुमार सिन्हा का आने वाले समय में भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, और वो इंपॉर्टेंट रोल ना केवल नीति निर्धारण के समय पे होगा बल्कि वो एक बड़े स्वरूप को आगे साधने में भी आपको नजर आएगा। इसी क्रम में आपने शीला मंडल को भी देखा। अब उन्हें जो दिया गया है, उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी उस मंत्रालय दिया गया है, लेकिन अगर उनकी एजुकेशन देखें तो उनके एजुकेशन वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ उनके शौक हैं कविताएं। अब एक इतना इंपॉर्टेंट रोल बिहार जो एक ब्रेन के बारे में कहा जाता है, उस ब्रेन की जहां छोटी छोटी कई बार बहुत सी वीडियो, छोटी छोटी वीडियो निकल के आती हैं कि विलक्षण प्रतिभा के धनी है, वो तकनीकी जो ज्ञान है उसके लिए एक ऐसे मंत्री को बैठा दिया गया जो शायद अपनी पैतृक धरोहर को लेके एक मंत्री बनी है। क्या वो उस मंत्रालय का उद्धार कर पाएंगी? मुझे डाउट है। और मैं लगातार इसलिए कह रहा था कि सोचना होगा कि हमें अब बिहार में कैसे मंत्री चाहिए। तो ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी सरकारों को बहुत एक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी अगर बिहार को सही में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। हाँ, और अक्सर ये देखा भी जाता है, देखिए विपक्ष के भी जो तमाम बयान आ रहे हैं, खासतौर से तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा कि भाई स्वास्थ्य मंत्रालय भले निशांत कुमार को मिल गया हो, लेकिन उसको देखने का काम जेडीयू के कुछ नेता करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीधा कहना यही था कि निशांत कुमार के अंदर उतनी काबिलियत नहीं है कि वो स्वास्थ्य महकमे जैसे। जी बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव ये कहना भूल गए कि भाई जब
स्वास्थ्य मंत्रालय तेज प्रताप यादव को दिया गया था, तो उनके पास कौन सी काबिलियत थी, ये भी सबको पता है। और बिल्कुल। उसके अलावा जो तमाम मंत्रालय हैं, ये भी बात आपने बिल्कुल सही कही कि भाई काबिलियत के आधार पर हो सकता था कि बेहतर काबिल लोग आ सकते थे, बेहतर काम किया जा सकता था। लेकिन ये भी तय माना जा रहा है कि इस बार जो सरकार बनी है उसमें भले ही मंत्री के नाम पर कोई और आगे हो, लेकिन उनके साथ में 2-3 लोग काम करते नजर आएंगे, क्योंकि ये पहले से बीजेपी की कार्यशैली भी रही है और साथ ही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ज्यादा तवज्जो दिया जाता रहा है। और खासतौर से जो तमाम योजनाएं बनती है तो उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसी भूमिका के साथ में काम करते हुए नजर आए। और जिस तरीके से आज फरमान आ गया है, और इसको हालांकि फरमान कल ही जारी कर दिया था उन्होंने, उसके बाद से जो इम्प्लीकेशन शुरू हो चुका है हर मंत्रालय में, अब ये चीज देखा जा रहा है। भाग दौड़ करते हुए जो नए मंत्री हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और उनके कारण जो एक दबाव जो पड़ता है ब्यूरोक्रेट्स पे वो भी नजर आ रहा है। वो लोग भी फाइलें लेकर के दौड़ते नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो विकास की परिकल्पना की गई है, जो डबल इंजन सरकार के हिसाब से काम होना चाहिए, उसकी जो परिकल्पना की गई है वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आए। और इस फरमान का हम अभी सकारात्मक ही हमें लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतर देखने को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज की पेशकश में धन्यवाद। नमस्कार।